उसने दाऊद के हर दुश्मन के साथ काम किया, फिर भी दाऊद का सबसे बड़ा शार्प शूटर कहलाता है। मुंबई के नामी स्मगलर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। डी कंपनी को तो सब जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत 1977 में भाईखला कंपनी से हुई। दाऊद के इशारे पर 6 घंटों तक गोलियां चलती रही और वो कुछ नहीं कर पाया। जब कभी भी दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े शार्प शूटर की बात होती है तो उसमें दिलीप बुआ का नाम जरूर लिया जाता है। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सबसे खतरनाक नामों में से एक है। उसकी कहानी सिर्फ एक साधारण लड़के से खतरनाक अपराधी बनने तक की नहीं है, बल्कि उसका ये सफर अपराध की दुनिया में उसकी क्षमता, दिमागी तेजी और डरावनी सटीकता का नतीजा था। वैसे तो दिलीप बुआ के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसके नाम से जुड़े कई खौफनाक अपराध के किस्से आज भी अंडरवर्ल्ड की किताबों में दर्ज है। दिलीप बुआ वो नाम है जिसने लगभग दाऊद के हर दुश्मन के साथ काम किया, लेकिन फिर भी उसकी गिनती दाऊद के सबसे खतरनाक शूटर में की जाती है। क्यों? आइए वो कहानी एकदम शुरू से आपको बताते हैं। दिलीप बुआ का जन्म 1962 में मुंबई के कुर्ला इलाके में हुआ था। उसका बचपन प्रीमियर कॉलोनी सोनापुर लेन में बीता। ये पूरा इलाका ना मजदूरों और निम्न वर्गीय जो परिवार होते हैं उनका गढ़ था, यानी कि ये इलाका मेहनतकश लोगों का था। तो गरीबी और संघर्ष से भरी इस जिंदगी में पलते हुए दिलीप का झुकाव अपराध की तरफ होना तो शायद तय ही था, क्योंकि उसके आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा था। दिलीप छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। शुरुआत में दिलीप ने अपराध की दुनिया में छोटे मोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे वो गैंगस्टरों के बीच अपनी जगह बनाने लगा। पहले तो वो कोलीवाड़ा के कुख्यात गैंगस्टर किरण वलालकर के लिए काम करता था। इसके बाद उसने कुंजर मार्ग के गैंगस्टर अशोक जोशी और भाईखला के नामी डॉन रमा नायक के साथ काम किया। रमा नायक और बाबू रेसिम जैसे गैंगस्टरों ने 1977 में भाईखला कंपनी नाम का गैंग बनाया था। इस गैंग में अरुण गबली, सदा पावले, चंद्रशेखर मिराशी और अशोक जैसे महाराष्ट्रियन अपराधी शामिल थे। इन्हीं के बीच दिलीप ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1987 में दिलीप का नाम पहली बार चर्चा में तब आया जब वो मुंबई के नामी स्मगलर और होटल मालिक महेश ढोलकिया की दिन दहाड़े हत्या कर देता है। दरअसल रमा नायक गैंग ने महेश ढोलकिया की हत्या की प्लानिंग की थी और इसमें अशोक जोशी भी शामिल था। तो प्लान के मुताबिक महेश अपनी कार में पेडर रोड स्थित अपने अपार्टमेंट के लिए निकला। पीछे से एक और कार में सवार 6 लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जल्द ही महेश ने खतरे को भांप लिया। वो समझ गया कि उसके पीछे मौत आ रही है, इसलिए उसने अपनी कार को साइड में लगाया और भागने की कोशिश की। वो कार से उतरा, भागा, लेकिन पीछा कर रहे अपराधियों ने उसे गोली मार दी। जमीन पर गिरने के बाद उसके सीने में और सिर में उन लोगों ने 10 गोलियां मारी और इस मामले में शार्प शूटर के तौर पर दिलीप बुआ का नाम सबसे पहले सामने आया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। महेश ढोलकिया के बाद उसके भाई अरविंद ढोलकिया की भी 1988 में हत्या हो गई, ठीक 1 साल बाद। इन दोनों हत्याओं को बाबू रेसिम की हत्या का बदला माना गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जैकिब सर्कल पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जो बाबू रेसिम का मर्डर हुआ था ना, उस मर्डर के लिए ढोलकिया ब्रदर्स ने ही फंडिंग किया था। दिलीप ने अशोक जोशी के साथ रहते हुए अपने आपराधिक जीवन को और भी धार दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात 2 और गैंगस्टरों से हुई, जिसमें से एक अनिल परब उर्फ वांग्या और दूसरा महेंद्र डोलस उर्फ माया डोलस। फिर आगे ये तीनों मिलकर मुंबई के कुंजर मार्ग और विक्रोली इलाके में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। वो इस इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन जाते हैं। अच्छा, ये दिलीप जो था ना, इसकी एक खासियत थी, उसे AK-47 जैसे मॉडर्न वेपन को चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। कैसे और कहाँ, ये तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कहीं ऐसा मिला नहीं, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो एकदम हाई ट्रेंड था उस वेपन को चलाने के लिए, उस ऑटोमेटिक राइफल को चलाने के लिए। इसलिए उस दौर में ऐसा शूटर मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से दिलीप का डर मुंबई अंडरवर्ल्ड में और भी बढ़ गया। उस वक्त गबली के साथ जुड़े अशोक जोशी का नाम भी मुंबई में खतरनाक गैंगस्टरों में शुमार था, जिसे खत्म करने के लिए साल 1988 में दाऊद इब्राहिम ने खुला आदेश दे दिया था। ये गबली और दाऊद के गैंग के बीच की लड़ाई थी, जिसमें एक के बाद एक लोग मारे जा रहे थे। कभी दाऊद के गैंग में तो उसका बदला लेने के लिए फिर अरुण गबली बदला ले रहा था। यही चल रहा था और इन सभी चीज़ों के बीच दाऊद की तरफ से आदेश आया कि अब अशोक जोशी को खत्म करना है। अशोक जोशी को टारगेट करने के पीछे वजह यही थी कि गबली का वर्चस्व मुंबई में
खत्म करना था और दाऊद को बदला भी लेना था। अब तक माया डोलिस ने भी अशोक जोशी के गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1988 में उन्हें यह पता लग गया कि दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर अशोक जोशी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, और अगर वो उनके साथ रहा यानी अशोक जोशी लोगों के साथ, तो उसकी भी जान जा सकती है, वो भी अपना जान गंवा सकते हैं। तब दिलीप और माया डोलिस ने अशोक जोशी का गैंग छोड़ दिया। फिर एक दिन दाऊद के 15 सदस्यीय हिट स्क्वाड टीम ने अशोक जोशी को मौत के घाट उतार दिया जब वो बंबई से कहीं पुणे की ओर जा रहा था। इस मर्डर को अंजाम देने के पीछे दिमाग था छोटा राजन का, लेकिन सत्या के अलावा अनिल परब भी इसमें शामिल थे। वही अनिल परब और फुबांगिया जिससे दिलीप की दोस्ती हुई थी। अशोक जोशी की मौत के बाद उसे मौका मिला कि अब वो बंबई के छोटे गैंग से निकलकर डी कंपनी जैसे बड़े गैंग का हिस्सा बने, और ये ऑफर देने वाला उन्हें खुद छोटा राजन था, जो दाऊद के बाद उस गैंग का करता धरता था उस समय। इसलिए अनिल के साथ साथ दिलीप ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और डी कंपनी का हिस्सा बन गए। इसके बाद वो दाऊद के लिए रंगदारी वसूलने का काम करने लगे, उनका धंधा संभालने लगे। धीरे धीरे अब दिलीप की इमेज एक ऐसे शार्प शूटर की बनने लगी जो दाऊद के ताकत के साथ बिना सोचे समझे किसी पर भी गोली चला सकता था। दिलीप बुआ की क्रूरता और उसके बेफिक्री का एक किस्सा काफी मशहूर भी है, जो कि उन पर जो फिल्म बनी थी ना शूट आउट एट लोखंड वाला, बनाने वाले डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप ने एक बार भांडुप के एक बस स्टैंड पर 2 लड़कियों के पैर पर ही गोलियां चला दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की ना उस पर हंस रही थी। ये घटना दिलीप की मनोदशा और उसके आतंक को बखूबी दर्शाती है कि वो किस तरह का शॉर्ट टेम्पर्ड क्रिमिनल था। दिलीप ने माया डोलिस के साथ मिलकर खूब भौकाल मचाया। आगे तो उनकी जोड़ी ऐसी बनी कि वो डी कंपनी से अलग होकर अपना खुद का गैंग चलाने लगे। अब उन दिनों दाऊद से अलग होकर काम करने वाले गैंग का बंबई में टिके रहना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अगर आप डी कंपनी के साथ हैं तो आपके साथ दाऊद का पावर है। यहाँ तक कि आपके बड़े बड़े कांड पर भी दाऊद के पेरोल पर पलने वाले पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो अपना मुंह घुमा लेते हैं, आपको कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप दाऊद के खिलाफ हो गए तो फिर तो आपको दाऊद से कोई बचा नहीं सकता था और ना ही पुलिस से। उस दिन को मुंबई के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वही दिन था जब दिलीप बुआ का अंत हुआ। इस दिन मुंबई पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने ए खान की अगुवाई में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक बड़े एनकाउंटर की प्लानिंग की। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दिलीप और माया डोलिस अपने कुछ आदमियों के साथ वहां छिपे हुए हैं, जो कि उनके लिए मोस्ट वांटेड थे। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और करीब 6 घंटे तक गोलियां चलती रही। इस एनकाउंटर में पुलिस ने सभी गैंगस्टरों को मार गिराया। दिलीप बुआ, जिसने कई जानें ली थी, खुद भी पुलिस की गोलियों का शिकार बन चुका था। दिलीप बुआ का अंत एक सबक है कि अपराध का रास्ता कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। हालांकि फिल्मों में दिखाए गए उनके हीरो जैसे किरदार ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, लेकिन असल जिंदगी में उनका नाम एक खतरनाक और निर्दयी गैंगस्टर के रूप में याद किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। आपने दिलीप बुआ को फिल्म में एक हीरो के माफिक ही देखा होगा, लेकिन उसकी असलियत पर आपका क्या कहना है? ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, एक बात और, आज भी दिलीप बुआ दाऊद के गुर्गे के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो दाऊद के साथ ही था हरदम, या फिर उससे भी बड़ा बनने के फिराक में था? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका एक दूसरा पार्ट तो नहीं, एक इससे ही जुड़ी स्टोरी होगी जो माया डोलिस की होगी, वो भी आप जल्द ही देखेंगे, चैनल पर अपलोड होगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।